नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 26 और 27 अक्टूबर को समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो उनका जो पेपर होने वाला है, तीसरा पेपर ऐसे राइटिंग का, तो इससे संबंधित पूरी विस्तृत ये वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण जो ऐसे के टॉपिक हैं किनकी आपको तैयारी करनी है, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ ऐसे राइटिंग में। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा आर ओ मेंस के जो एस्पिरेंट है उनके लिए। इसके साथ साथ जिन लोगों का अपर पीसीएस मेंस है, उसमें भी जो आपका निबंध लेखन वाला पेपर होने वाला है, उसके लिए भी ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को समझिएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों, आर ओ मेंस में जो आपका तीसरा पेपर होता है निबंध लेखन का, ये पूरे 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपको 3 निबंध लिखने पड़ते हैं। ठीक है, 3 निबंध आते हैं इसमें, 3 खंड होते हैं वैसे देखा जाए तो, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होता है इसमें। तो सेक्शन ए में जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस की मैं बात करूं तो सेक्शन ए का सिलेबस है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इसके बाद में बात करूं सेक्शन बी, जो सिलेबस होता है वो है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, और साथ ही इकोनॉमिक सेक्टर यानी कि आर्थिक क्षेत्र, और एग्रीकल्चर एंड ट्रेड यानी कि कृषि एवं व्यापार संबंधित जो टॉपिक्स होते हैं वहां से निबंध बनते हैं। और तीसरा वाला जो हमारा खंड होता है यानी कि सेक्शन सी, तीसरा जो आपका ऐसे बनेगा, तीसरा ऐसे आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है, यानी कि जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है उस पर आधारित आपका निबंध आएगा। जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, या रिसेंटली कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर वगैरह हुई हो, या डिजास्टर जो होते रहती है। इसके अलावा जैसे नेशनल डेवलपमेंट के जो प्लान्स आते हैं यानी कि राष्ट्रीय विकास योजनाएं आती हैं, तो इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे के पेपर को, आर का जो ऐसे का पेपर है, 3 खंडों में ये पेपर सिलेबस इसका विभाजित है, और हर खंड के सिलेबस में जो भी टॉपिक आएंगे, हर सेक्शन से आपको 3 निबंध लिखने को मिलते हैं। देखिए, 3 में से आप एक चूज कर सकते हैं। जैसे कि ये 2016 का आर का पेपर है, तो 2016 के पेपर में जो ऐसे पूछे गए वो आप देख लो। इसमें देखिए, जो पहला खंड मैंने आपको बताया साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, तो इसमें देखिए आप 3 निबंध बने हुए हैं इस क्षेत्र से। पहला है देखिए समाज के विकास में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सेकेंड इज देखिए टुडेज वुमन, और थर्ड बना है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया। तो इनमें से कोई एक आपको पिक करना है और उस पर निबंध लिखना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 600 शब्द होते हैं। इसमें 600 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है, और ये निबंध आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में इस निबंध को लिख सकते हैं। देखिए, पहला पेपर बाइलिंगुअल होगा आर का, जो कि जीएस का होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 200 एमसीक्यू जाएंगे। सेकंड पेपर हिंदी संरचना वाला होगा, जो केवल और केवल हिंदी में होगा। तीसरा पेपर ऐसे का होगा जो आप लिख सकते हो हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी। कुल मिला के जो समीक्षा अधिकारी का पूरा पैटर्न है, उसमें हिंदी मीडियम वाले छात्रों को कहीं ना कहीं फायदा है, क्योंकि सेकंड पेपर में जो हिंदी है उसमें उनको निश्चित लाभ मिलता है। ठीक है, अब देखिए, ये थे 3 जो पार्ट है कि 3 निबंध है वो आपने देख लिए। दूसरा जो पार्ट भी मैंने आपको बताया, जिसमें जो सिलेबस है आपका विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इसमें जो आपके देखिए देख सकते हैं जो निबंध बने वो 3 निबंध बने। फर्स्ट है इन्वायरमेंट एंड अवर लाइफ स्टाइल, सेकेंड इज इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड थर्ड इज इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऐसे बने हुए हैं। पहले 2 निबंध आपके 35-35 नंबर के होंगे, और तीसरा जो निबंध होगा आपका वो 30 नंबर का होता है। ठीक है, अब तीसरा जो खंड मैंने बोला ना आपको, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि नेशनल इंटरनेशनल जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, और नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और साथ ही राष्ट्रीय विकास योजनाएं, तो ये सिलेबस से आपके ये टॉपिक्स आते हैं। तो तीसरे टॉपिक में आप देख रहे हैं जो टॉपिक है निबंध के, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा। उसमें मोदी जी ने अमेरिका यात्रा की होगी जब ये पेपर का मेंस हो रहा था। भूकंप और सुनामी की समस्या और हमारी निवारक व्यवस्था। और तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान और हमारा देश, जो उसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, क्लीन इंडिया मूवमेंट एंड अवर कंट्री, उस पर लिखना था। और अमेरिका विजिट ऑफ प्रेजेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड अवर कंट्री, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अर्थक्वेक, सुनामी एंड अवर प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, जो ये पूरा सिलेबस है ना, इसी सिलेबस के आधार पे आपके नए निबंध भी बनेंगे। ठीक है, कोई बाहर से अलग से निबंध बन के नहीं आएंगे। आप देखिए, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स ट्रिक दूंगा, उसके साथ साथ निबंध के टॉपिक भी बताऊंगा। और इससे पूर्व थे कि आगे बढ़ने से पूर्व हम देख लेते हैं उत्तराखंड पीसीएस 2021, इसमें जो मेंस में जो निबंध आए थे वो कौन कौन से निबंध थे वो भी देख लो भाई, हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है,
तो इसका पहले 300 का पेपर होता था पूरा, इस बार अब जो भाषा है उसको अलग कर दिया और निबंध को अलग कर दिया। तो देख सकते हो आप इसमें आपका जो निबंध बने, पहला निबंध देखिए, जोशीमठ लैंडस्लाइड इज मोर ऑफ अ मैन मेड ट्रेजेडी एंड लेस ऑफ नेचुरल क्लेमिटी। तो यानी कि नेचुरल जो डिजास्टर हुआ था जोशीमठ में, उसके पीछे मानव जन्य एक त्रासदी है ये। ठीक है, आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, कई चीजें हुई, अनियोजित निर्माण है और बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से जोशीमठ, क्योंकि मोरेन पे बसा हुआ है जोशीमठ का जो पूरा पहाड़ है। सेकंड आया था इसमें उत्तराखंड की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। थर्ड आया इसमें देखिए उत्तराखंड की संस्कृति एवं कला को दर्शाने वाले स्थल। इसमें आपको सभी संस्कृति और कला को दर्शाने वाले स्थलों की व्याख्या करनी थी, जैसे कि आपका जागेश्वर हो गया, कालसी हो गया और आपका हनोल हो गया। ठीक है, एंड फोर्थ टॉपिक इज यहाँ पे आया था, एम्पावरिंग वीमेन इज एसेंशियल स्टेप टू मेक उत्तराखंड अ डेवलप्ड स्टेट ऑफ द नेशन। काफी अच्छा टॉपिक आया है और इनमें से एक पे लिखना था, और ऐसे जो बाकी टॉपिक आए वो देख लो आप। और फर्स्ट है देखिए इसमें, सार्वभौमिक आधारभूत आय जन वितरण प्रणाली का एक सुगम विकल्प है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसको एक बार लागू किया था ना, सिक्किम ने आई थिंक लागू किया था। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम? तो ग्रेट पोटेंशियल टू रिप्लेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हो सकता है, तो आपने अपने पॉइंट रखने होते हैं इसमें। सेकेंड इज सोशल मीडिया और हमारे युवा को किस देश में लेके जाएगा? तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, उसको पॉजिटिव वे में भी दिखाना है। यहाँ पे देखिए युवा को किस दिशा में, जिन युवाओं ने सोशल मीडिया को यूज किया है, तो वो इवन यूपीएससी भी क्रैक किया, और किसी ने उसका यूज करके उस पर गलत चलचित्र देखिए, आप कोलकाता मर्डर केस देख लो, जो वहां पे पकड़ा गया था, जो अपराधी है वो पॉर्न एडिक्टिव था। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का मिस यूज भी है और एक अच्छा यूज भी है। तो ये आपको काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीसरा इसमें देखिए, जीवाश्म ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना और प्रभावकारिता, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य मिशन, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोल ऑफ ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये तो भैया आपका आर मेंस 2016 वाला, उसका जो ऐसे थे कौन से पूछे गए थे, और 2021 पीसीएस जो रिसेंट 22-23 में जिसका मेंस हुआ था, 23 में मेंस हुआ था, उसके टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो भैया कंप्लीट बात हो गई। अब हम सीधे आ जाएंगे मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि जो हमारे टॉपिक होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, तो एक एक करके मैं आपको सभी टॉपिक बताता हूं ऐसे के, जो जिन पे आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ये जरूर आप इतने टॉपिकों का आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, और निश्चित इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है देखिए, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, ठीक है, नोट करते जाइएगा दोस्तों। दूसरा है देखिए, नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, नारी सशक्तिकरण, आप अपने नोट्स बना लीजिए और इन टॉपिक को देखिए। दशा और दिशा, नारी सशक्तिकरण की जो दशा है वर्तमान में, और दिशा कैसी है ये। ठीक है, एंड थर्ड इज भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद। ठीक है, भारत में आतंकवाद या नक्सलवाद, आतंकवाद ऑब्लिक नक्सलवाद, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नक्सलवाद, तो इसकी जो समस्या है और समाधान है, उस पर आपको चर्चा करनी होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, काफी टॉपिक्स बताऊंगा मैं आपको, 15-20 टॉपिक बताऊंगा जिनको आपने तैयार करना, देखिए फायदा मिलेगा आपको इनसे। नेक्स्ट देखिए, भारत में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी समस्याएं। शिक्षित बेरोजगार, जो भारत में शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं यहाँ पे शिक्षित बेरोजगार फेस करते हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक फॉर्म भरा गया था, जिसमें सफाई कर्मचारी के आवेदन में आपका एमएससी, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट, एलएलबी, बहुत से ऐसे हाई क्वालिफाइड लोगों ने भी फॉर्म भरा है उसका। तो देख सकते हैं बेरोजगारी की समस्या कितनी गंभीर है। ठीक है, और पांचवा टॉपिक हो जाएगा, वर्तमान राजनीति का परिदृश्य। ठीक है, वर्तमान राजनीति का परिदृश्य। ठीक है, भारत के संदर्भ में भारत का जो वर्तमान राजनीति का परिदृश्य है वो किस लेवल पे जा रहा है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है देखिए, जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणाम। ठीक है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है, जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणाम। ठीक है, तो ये है भाई अगला टॉपिक। इन टॉपिकों पे निबंध आप तैयार कर लेना भैया। ठीक है, चलिए इसको फिर मिटा के नई टॉपिक बताता हूं आपको। तो ये 6 टॉपिक हो गए आपके। तो बाकी देखिए, अभी मैं टॉपिक्स के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। बहुत अच्छे से बारीकी से मैं आपको सब चीजें क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
अगला जो टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक हो जाएगा आपका, चलिए कोई नहीं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, चलिए सातवां जो टॉपिक है, सातवें टॉपिक को देख लेते हैं। सातवां हो जाएगा जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, ठीक है। जन जागरूकता, जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका। अब देखिए, अभी मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं, सोशल मीडिया और भारतीय युवा, सेम इसी के अंदर का टॉपिक है। जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, ठीक है। अब देखिए सोशल मीडिया की जो भूमिका है किस प्रकार से इंपैक्ट करती है, ये आपको लिखना है इसमें। आठवां टॉपिक है, देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था और भारत। डिजिटल अर्थव्यवस्था, देखिए आपको पता है यूपीआई ने पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को चेंज कर दिया भैया। यूपीआई का इंपैक्ट आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और अन्य जो है महत्वपूर्ण, जैसे भारत में डिजिटल करेंसी भी लाई गई बीच में पायलट मोड पे। तो डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं जो है, इसकी जो संभावनाएं हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं इसकी, और डिजिटल अर्थव्यवस्था को लाएंगे तो इसकी चुनौतियां भी तो होंगी ना। संभावनाएं होंगी तो फिर जहां संभावना है वहां चुनौती भी है भाई, कोई भी नई चीज आती है तो चैलेंजेस क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। नवा जो टॉपिक हो जाएगा वो देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। तो वर्तमान में भी देखिए आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा रोल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्तमान में भारत की विदेश नीति। देखिए वर्तमान में जो भारत की विदेश नीति, अभी देखिए यूएनओ को जो स्थायी मेंबर है, इसके लिए बहुत से कंट्रीज बोल रहे हैं कि इंडिया का फेवर कर रहे हैं, बट चाइना की पॉलिसी आपको पता है। तो वर्तमान में भारत की जो विदेश नीति है, वर्तमान में भारत ने जो, देखिए आपने कई देशों के साथ मैत्री संबंध बनाए हैं। प्रधानमंत्री का रशिया जाना हो, यूक्रेन जाना हो, यूक्रेन जाते तो बमबारी रुक जाती है, ठीक है। तो कई चीजें कि वर्तमान में जो भारत की विदेश नीति है वो किस प्रकार से मजबूत हुई है और क्या इसके पीछे के कारण है, ठीक है। ये हो गया आपका 11वां जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा एक देश एक चुनाव। वेरी इंपोर्टेंट, देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में है, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इज जनसंख्या कानून, काफी ज्यादा देखिए जनसंख्या कानून, ठीक है। जनसंख्या कानून बहुत ज्यादा न्यूज में है, जनसंख्या कानून। तो जनसंख्या कानून की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता क्यों, और देखिए इसका दोनों ही आपको परीक्षण करना पड़ सकता है, ठीक है, समालोचनात्मक और आलोचनात्मक। तो आपको ये जनसंख्या कानून थोड़ा देखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो काफी ज्यादा चर्चित है सीएए, उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हो जाएगा, अब उत्तराखंड के कुछ टॉपिक बता देता हूं। तो उत्तराखंड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वही है भाई मेरी नजर में, जो हर बार एग्जाम में बनता है। उत्तराखंड में जो हमारा आपदाएं होती हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में आपदाएं और आपदा प्रबंधन, ठीक है, जो भी आपदाएं आती हैं यहाँ पे, एंड जो उसका डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखिए हाल में ही उत्तराखंड में आपको पता है, तो उत्तराखंड में जो इम्पैक्ट पड़ा है यूसीसी, यूसीसी का जो प्रभाव है, ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ी, डेमोग्राफी चेंज हो रही है ना उत्तराखंड की, आपने देखा है काफी ज्यादा न्यूज चैनल में न्यूज आ रही है। तो वही आपका एग्जामिनर भी पिक करता है, भाई आपका क्या दृष्टिकोण है इस संदर्भ में, अपना दृष्टिकोण अपने शब्दों के माध्यम से बांध देना किसी भी पढ़ने वाले को, यही तो एक निबंध कहलाता है, अच्छा, ठीक है। तो आपको अपना दृष्टिकोण देना है इसमें। नेक्स्ट इज उत्तराखंड की उभरती अर्थव्यवस्था। देखिए हाल में उत्तराखंड ने जो हमारा सतत विकास वाली रैंक आई थी, और साथ ही जो अभी काफी ज्यादा रैंक आई थी ना, अभी केरल के साथ पहले स्थान पे था उत्तराखंड राज्य भी, एसडीजी वाले में, नीति आयोग की। तो एसडीजी रिपोर्ट में पहला स्थान है। तो उत्तराखंड की उभरती अर्थव्यवस्था, ठीक है, उत्तराखंड की उभरती हुई अर्थव्यवस्था, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज उत्तराखंड में भू कानून की आवश्यकता क्यों, चुनौतियां, ठीक है। भू कानून उत्तराखंड में जो भू कानून है क्यों इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता और चुनौतियां, जहां आवश्यकता होगी वहां चुनौती होगी, जहां संभावना होगी वहां चुनौतियां भी होंगी, ठीक है। क्यों उत्तराखंड में भू कानून की आवश्यकता है, और इसको कंपेयर करना आ सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल में क्या स्थिति है वर्तमान में और उत्तराखंड में क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए भैया अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट 17, ठीक है, उत्तराखंड में वनाग्नि। देखिए आपको पता है बहुत ज्यादा घटना होती है उत्तराखंड में, जंगलों में आग लगने की, ठीक है, वनाग्नि। तो जो फॉरेस्ट फायर वाली घटनाएं होती है काफी ज्यादा होती हैं। तो इसका जो प्रभाव है, कितना प्रभाव पड़ता है वनाग्नि का,
और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज उत्तराखंड की कला संस्कृति। ठीक है, उत्तराखंड की आप कला संस्कृति में सब टॉपिक आपके इंक्लूड हो गए। आपके उत्तराखंड के जैसे लास्ट ईयर के ऐसे में ये बनाया निबंध की उत्तराखंड के प्रमुख कला और संस्कृति वाले क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो ऐसे टाइप के ही टॉपिक आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और कभी हो सकता है कि उत्तराखंड के प्रमुख जो लोक गीत हैं और लोक नृत्य इन पर प्रकाश डालिए, या कभी आ जाएगा कि उत्तराखंड में जो वैष्णव धर्म शैव धर्म था उस पर प्रकाश डालिए, जो भी अभी तक हिस्ट्री रही है पूरी। तो उत्तराखंड में आपकी जो उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की जैव विविधता, जैव विविधता। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों ये मेन टॉपिक हो गई, लगभग 19-20 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और जिसमें आपके मेन जो टॉपिक है जैसे कि उत्तराखंड में आपदाएं और आपदा प्रबंधन में आप सिल्क्यारा का जिक्र करेंगे। अभी वर्तमान में जो उत्तराखंड में बरसात का सीजन आता है इसमें अतिवृष्टि होती है, जोशीमठ वाले जैसे जो चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत से पर्वतीय क्षेत्र में, वहां पे अनियोजित निर्माण है, कंक्रीट का जंगल बन चुका है, ड्रेनेज जो सिस्टम है बहुत बेकार है। तो इस प्रकार के जो एक बोल सकते हैं समस्या है हमारे प्रदेश की, या हमारे प्रदेश में कुछ भी जो नया इवेंट हुआ है, कुछ भी, जैसे एक टॉपिक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, उत्तराखंड में जो बढ़ता हुआ निवेशक है, निवेशक आ रहे हैं यहाँ पे, तो यूके में जो बढ़ता हुआ निवेश है। ठीक है, उत्तराखंड में जो आपका एफडीआई आ रहा है एक हिसाब से, उत्तराखंड में एफडीआई का जो इम्पैक्ट है वो कैसा है। ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो इतने जो टॉपिक है भाई, इतने तो आपने लिखने ही है, इतने टॉपिक आपको तैयार हमेशा करके रहना है। और इसके अलावा भी कुछ अन्य टॉपिक होंगे तो उनको मैं टेलीग्राम वगैरह में आपका शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए उत्तराखंड में जो हमारी आपदाएं आती हैं, एक देश एक चुनाव हो गया, और हाल में देखिए यूपीएस आया है। यूपीएस आपने देखा होगा, हाल में मोदी जी ने लॉन्च किया, तो यूपीएस का कंपैरिजन भी आ सकता है आपका, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस वर्सेस आपका एनपीएस या ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, वर्सेस आपका ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इसमें आपको कंपैरिजन लिखने को आ सकता है कि यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है और जो न्यू पेंशन स्कीम थी और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसमें आपका क्या अंतर है। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। अब मैं सीधे आ जाता हूं जो आपके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं किसी भी ऐसे को तैयार करते समय, वो मैं आपको बता देता हूं भाई। एक प्रभावकारी निबंध आप कैसे लिखेंगे जिससे आपका निबंध औरों से अलग हो जाएगा। कॉपी पेस्ट से बचें भाई, पहले मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास निबंध की कोई भी किताब है तो उसको कॉपी पेस्ट करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जो निबंध की किताब आपने पढ़ी है वो निबंध की किताब हजारों छात्रों के पास मौजूद है। यानी कि एक सा निबंध जब लिखते हैं बच्चे तो फिर एग्जामिनर समझ जाता है कि अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करे बिना इस बच्चे ने कॉपी पेस्ट किया है। इसके जो तर्क हैं, वितर्क हैं, इसका जो भी बोल सकते हैं कि जो भी सोचने का नजरिया है या जो भी इसकी भाषा है वो आपका सेम है, अलग नहीं है। और एग्जामिनर हमेशा डिफरेंट ढूंढता है, ना केवल ऐसे की बात है बल्कि मेंस राइटिंग में भी ऐसा ही होता है। मेंस राइटिंग भी आप कितने बेहतर तरीके से करते हैं ये आपका देखा जाता है, तभी आपके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंटों का ध्यान दें आप ऐसे लिखते समय। ठीक है, सबसे पहला देखिए आपको ऐसे लिखते समय सबसे पहला जो खंड है आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपको पता ही है ना, सबसे पहला जो है इसमें आपका इंट्रो होता है। ठीक है, प्रस्तावना जिसको कहता है, फिर आपका मेन बॉडी होती है, पूरा आपको लिखना होता है, और लास्ट चीज इसमें कंक्लूजन होता है जिसको उपसंहार कहा जाता है। तो यहाँ पर इंट्रो में आपको लिमिटेड लिखना है, उसके बाद बॉडी में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से, और कंक्लूजन में जो भी उसमें संभावित चीजें हैं आपको उसमें पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो भी है उसको कहीं ना कहीं कंक्लूड करके एक अच्छा सा पॉइंट लास्ट में तैयार करना है। ठीक है, ये तो आपका ऐसे लिखने की एक बेसिक है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमारा 6, 7, 8वीं से या 10वीं से हमने ऐसे लिखना शुरू किया। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए ऐसे लिखने का पहला नियम तो ये भैया, सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पे एक अच्छी हैंड राइटिंग का प्रयोग करें। ऐसे लिखने में अच्छी हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का तो देखिए अच्छा टाइम मिल जाता है तो स्पीड ज्यादा होती है, हिंदी मीडियम में मात्राएं वगैरह और चीजें होती हैं तो लिखने में कहीं ना कहीं आपको टाइम लगता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और जो भी आप निबंध लिख रहे हैं ना उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपका बोल सकते हैं कि भाषा उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज, बहुत ज्यादा भाषा सरल होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में आपने लिखा होना चाहिए, और स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल जो भी पॉइंट आप रख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड चीज देखिए भैया, आपका सेकंड चीज ये है कि आपको कोई भी जब आप ऐसे चूज कर रहे हैं ना, कोई भी जैसे जो भी ऐसे आपके आए एग्जाम पेपर में,
उसी टॉपिक को चूज करें दोस्तों जो आपको पसंद है, जिसमें आपको लगता है कि मैं बेहतर लिख पाऊंगा। ठीक है, जो आपको पसंद है, जो टॉपिक आपको पसंद है, पहले उसको सेलेक्ट करें, उसी में आप लिखें। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो आपको पसंद होता है, जिस पे आपकी पकड़ मजबूत है, तो वहां पर आपका शब्दों का प्रहार और मजबूत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा भैया, ऐसे के लिए जो आपको कोई भी आप ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें आप फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। ठीक है, कहीं पे फ्लो चार्ट का यूज करें। उसके अलावा देखिए, आप इसमें जरूर कहीं ना कहीं कोटेशन वगैरह भी लिखें। ठीक है, कोटेशन जैसे कि आप कोई ऐसा मोटिवेशनल, वहां पे कोई ऐसा कोट लिखना चाहते हैं, तो आप विवेकानंद जी का जो कोट है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की तरफ तब तक भागो जब तक प्राप्ति न हो जाए। और ऐसे गांधी जी ने कहा था कि कोई भी हम अपने बुरी आदतें छोड़ते हैं तो उसकी शुरुआत खुद से होती है। और ऐसे मतलब जो बड़े बड़े व्यक्तित्व है, उनके कोटेशन आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूर ऐसे, जो ऐसे का टॉपिक होगा उसके हिसाब से आपको कोटेशन यूज करने हैं। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, इसमें कुछ आप पोइट्री की लाइंस लिख सकते हैं, छोटी छोटी कविताओं की लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी कोई कविता गढ़ सकते हैं उस टॉपिक पे, तो आप कविता की 2-4 लाइन इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ईडियम्स का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मुहावरों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका ऐसे और ज्यादा आकर्षक बन जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ चीजों से आपको बचना चाहिए। ऐसे लिखने की कला जो है ना, जब भी आपका एग्जामिनर आपके ऐसे को पढ़े, तो उसका जो फ्लो है वो टूटना नहीं चाहिए। यानी कि जो अभी आपने लिखा है वो पूरा उसको पढ़े। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार इसने पुनरावृत्ति की है, विचारों की पुनरावृत्ति है, लेखन शैली कमजोर है, और जो इसकी सोचने की क्षमता है वो बहुत साधारण प्रकार की है, तो ऐसे में फिर वो ज्यादा देखेगा नहीं, और एक एवरेज मार्क्स आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। ठीक है। और जहां पर देखिए दोस्तों, आपका ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, उसमें एक फ्लो होगा जिससे एग्जामिनर अपने आप को जकड़े रहेगा, तो अंत तक वो आपका निबंध पढ़ेगा। आपकी क्षमता, आपकी सोचन क्षमता, उसके अलावा आपके कौशल पर वो प्रभावित होकर अच्छे मार्क्स देगा। कुछ चीजों से बचिएगा, जैसे कि मैं आपको बोलूं, लैंग्वेज की एरर से बचिए, यानी कि जो भाषा की त्रुटि होती है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की ज्यादा त्रुटि यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। और दूसरा जो है दोस्तों, आपके जो थॉट्स होते हैं उनको आपने कभी भी, ठीक है, विचार जो आपके होंगे, विचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोहराव नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब है दोहराव। ठीक है, यानी कि जो भी आपके थॉट्स होंगे ना, उनको कंटिन्यू आपने नहीं लिखना। आपने एक कोटेशन लिख दिया, कुछ आपने एक पैरा लिख दिया निबंध में, उसी को आप दोबारा कॉपी फिल कर रहे हैं, उसी टाइप का और लिख रहे हैं, तो उससे फ्लो आपका टूट जाता है। तो ऐसे में फिर एग्जामिनर कोई भी हो, अगर हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो वहां पर समझ में आ जाता है कि जो ये आपने निबंध लिखा है या जो भी आप लिख रहे हैं, वो आपका फिर एक साधारण प्रकाश डालता है टॉपिक पे। ठीक है, तो इनसे आपको बचना है। तो कुल मिला के ये है, कोई भी आप अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पावर होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर आपका बधा रहे, फ्लो होना चाहिए। इसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। अपनी रूपरेखा जो है उसको बना लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको चूज करना है, और हमेशा उसी टॉपिक को जो भी एग्जाम में आएंगे उसको ही चूज करना है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो और जो आपको पसंद भी हो अंदरूनी तौर पे। और तीसरा, फ्लो चार्ट हो गया, कोटेशन हो गया, पोइट्री लाइंस हो गया, मुहावरे हो गया, उसके अलावा भी कुछ आप यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आप डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, तो उससे आपका निबंध और ज्यादा आकर्षक लगेगा। और सबसे मेन थिंग, अगर हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है, सरल और स्पष्ट भाषा में आपने लिखा है, कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग आपने नहीं किया है, भाषा त्रुटि नहीं है, विचारों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो यकीन मानिए दोस्तों, एक अच्छा निबंध आपका तैयार हो रहा है और एक अच्छे मार्क्स से आपको वहां पे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ये जो सभी टॉपिक्स और जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई, आपको पॉइंट बताए, ये ना केवल आर मेंस के निबंध के लिए आवश्यक है, बल्कि किसी भी एग्जाम का आप मेंस में ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो वहां पे ये आपके काम आने वाले, तो इसको आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। जिनका भी उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्जाम है, उनके लिए देखिए 100 नंबर का हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का कंप्लीट कोर्स है, और उसमें आपको 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, मात्र 499। एंड इसके अलावा आर मेंस की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, हिंदी के फुल टेस्ट और साथ ही फुल लेंथ 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और सबसे अच्छा, जिनका अभी देखिए एग्जाम आना है, आज घोषणा हो चुकी है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उत्तराखंड डीआईपीआर में देखा होगा, मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे देखा होगा कि आने वाले समय में 4,500 पदों पे उत्तराखंड में नई ग्रुप सी की वैकेंसी आने वाली है। तो भैया मेहनत करोगे तो सफलता इसमें मिलेगी जरूर। और उसके लिए दोस्तों आपका अभी से ये कोर्स शुरू हो चुका है, यूके ट्रिपल एस 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स महाकुंभ कोर्स, जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट मिलता है बाइलिंगुअल। आपको पहली बार ऐसा हुआ है कि बाइलिंगुअल हम दे रहे हैं, और बहुत से कम रेयर इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे जो बाइलिंगुअल आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाते हैं। और देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट रहेंगे। पूरे 100 प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि आपके 10,000 प्रश्न तैयार हो जाएंगे दोस्तों, 10,000।
ठीक है। और ये नंबर कम नहीं होता, इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे, इसका जब आप इम्पैक्ट देखेंगे ना एग्जाम हॉल में, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। और पुराने पेपर देखना, मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना वन डे एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका सिलेबस खत्म करना। सिलेबस खत्म कर दिया और इन चीजों से आप बच गए तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, आई गारंटीड। मैक्सिमम सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो आपका क्वालिटी कंटेंट के साथ इन चीजों को ज्यादा करता है, यानी कि पुराने पेपरों को लगाना और उसके अलावा मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाना और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट किसी के भी लगाना। मैं नहीं बोला कि हमारे लगाओ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लगाओ, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे ना, आपकी पकड़ वनडे एग्जाम में उतनी ही बढ़ते जाएगी। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। बाकी दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।